ये इंट्रोडक्टरी पार्ट जो हमने पार्ट 1 में जो जो चीज़ें पढ़ी हैं, अब उसी पार्ट को हम देखते हैं। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर से। चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी, और पार्ट है दूसरा। पार्ट कौन सा है? सेकंड पार्ट। इससे पहले वाला पार्ट हमने पढ़ लिया था, एग्रीकल्चर कंडीशंस के बारे में, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हमने पूरी जानकारी ली है। अब हम पढ़ते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्लास 12। ओके माय डियर स्टूडेंट, लिसन केयरफुली. Each and every concept should be properly understand. Don't go very fast. Just listen, understand, and read NCERT book plus NCERT. Those students do not have NCERT book, so purchasing now the second book is a Sandeep Garg, Indian Economy. All students are compulsory book of Indian Economy, Sandeep Garg. All students please understand and learn it. This is very important book for your syllabus. Okay, so now I hope you are purchasing now the Sandeep Garg Indian Economy book. This is a highly recommended to learn this one. Okay, so now start the second part of the Indian Economy, chapter 1, India of Independence. इससे पहले हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ली थी। आज हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे। कौन सा सेक्टर? इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो तुम्हारा अभी जो तुमने कपड़े पहने हैं, जो क्लॉथ इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री है, अभी आपने जो अलग अलग तरीके के जो भी तुम कपड़े या पेन इस्तेमाल करते हो, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो, मोबाइल इस्तेमाल करते हो, आप जो भी अपने जीवन में जो जो चीजें आती है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग कंसीडर ऑफ योर लाइफ टू रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्री की एक सिंपल सी डेफिनेशंस बताता हूँ, प्लीज लर्न इट, लिसन प्रॉपरली। रॉ मटेरियल कन्वर्ट यूजफुल मटेरियल। वंस अगेन बता रहा हूँ, रॉ मटेरियल कन्वर्ट यूजफुल मटेरियल by using the system. The system is called of industry. Okay, raw material को फिनिशिंग गुड्स में कन्वर्ट करने का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो क्या कंडीशन थी भाई जब ब्रिटिश लोग अपने देश में आए थे, और तब उस समय की ब्रिटिश लोगों ने क्या इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप किया था? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को मेंटेन किया था क्या? सर्विस सेक्टर या फॉरेन सेक्टर को बहुत अच्छे से डेवलप किया था? ये तमाम जो क्वेश्चन आपके माइंड में क्रिएट हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन के जवाब हम इस दो पार्ट में ढूंढेंगे। तो नाउ स्टार्ट द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द एयर ऑफ इंडिपेंडेंस। उस समय के इस पर 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। प्लीज केयरफुली ये 2 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे एग्जाम में। 3 मार्क का क्वेश्चन है कि विच मोटिव ऑफ ब्रिटिश रूल बिहाइंड द सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या क्वेश्चन था? विच मोटिव ऑफ ब्रिटिश रूल बिहाइंड द सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? पहले ये बात को समझिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि रॉ मटेरियल कन्वर्ट यूजफुल मटेरियल, दिस क्रिएटेड अ न्यू सिस्टम टू जनरेटेड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, This employment can create a conditions in the economy. This is called of industrialization. और de-industrialization मतलब demotivated of the present industrialization. जैसे
नेशनलिज्म में हमने देखा था कि हमारी 14 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। वो नेशनलिज्म है, राष्ट्रीयकरण है। और अब उस बैंकों में से 6 बैंक सरकार ने अभी बेचने के लिए निकाला है, तो उसको क्या कहते हैं? डी नेशनलिज्म। वैसे ही कंडीशन है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। उस समय अंग्रेजों ने अपने देश की जो एस्टैब्लिश इंडस्ट्री थी, जो बनी थी, जो कॉटन इंडस्ट्री, ढाका के मलमल, पैठन की साड़ी और हर चीज में उस लेवल के बहुत ही हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड लेवल थी। उस इंडस्ट्री को पूरी तरह से डिमोलिश करने का काम उन्होंने किया है। तो सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया क्या थे? एक, टू मेक इंडिया, फर्स्ट क्या मोटिव था? टू मेक इंडिया अ मेयर सप्लायर ऑफ द चीप रॉ मटेरियल टू फीड ग्रोइंग इंडस्ट्रियल बेस। ब्रिटिश में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो फैक्ट्रियां बनी थी, उस फैक्ट्रिया को लगने वाला रॉ मटेरियल, उस फैक्ट्री में लगने वाला रॉ मटेरियल किसके लिए देना था? ब्रिटिश कंपनियों के लिए अवेलेबल कराना था। और रॉ मटेरियल प्रोडक्ट कौन करेगा? इंडिया करेगा, क्योंकि रॉ यहां पे केवल रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करने के लिए ही ब्रिटिश लोगों ने रेलवे का निर्माण किया, सुरक्षा के लिए पोस्ट का निर्माण किया। तो इसका मोटिव क्या था? कि वो चीजें उनके लिए सुटेबल रहे। इनके लिए उनका कोई उद्देश्य नहीं था कि वो कोई गवर्नमेंट में खास फैसिलिटी अवेलेबल करा के आपको कोई खास चीजें दे। ओके, सो टू मेक सप्लायर ऑफ चीप रॉ मटेरियल्स ऑफ फीड ब्रिटिश ग्रोइंग इंडस्ट्रियल बेस। जो इंडस्ट्रियल बेस था, रॉ मटेरियल था, उस रॉ मटेरियल को उन्होंने पूरी तरह से उसमें अवेलेबल कराने की कोशिश की थी। दूसरा था द डेवलप इंडिया इज अ वर्जिन मार्केट फॉर ब्रिटेन फाइनिश गुड। 2 कंडीशन थी, यहाँ की इंडस्ट्री को बंद करना, रॉ मटेरियल को इंग्लैंड पहुंचाना, और इंग्लैंड में बनी हुई गुड्स, मतलब ये इंडिया और ये इंग्लैंड, इन 2 देशों के बीच में इंडिया रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा और इंग्लैंड इंडिया को फिनिशिंग गुड्स प्रोवाइड करेगा। और यही चीजें जो बहुत ही मायने करती हैं। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन इंडिया एंड इंग्लैंड। इंडिया से इंग्लैंड के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और इंग्लैंड से बनी हुई फिशिंग गुड्स, फाइनल गुड्स इंडिया को एक्सपोर्ट की जाएगी। बस यही एक चीजें, 2 मकसद उनके थे, बाकी ऐसे कोई इंडस्ट्री से मतलब नहीं था। मेन फीचर्स ऑफ इंडिया, मेन फीचर क्या, हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर के क्या फीचर्स थे? सबसे पहले तो मैंने आपको पॉलिसी बताई है, द ब्रिटिश फॉलो द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। अभी मैंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बताया, जो एस्टैब्लिश इंडस्ट्री है उसको नष्ट करना। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? दोज इंडस्ट्री एस्टैब्लिश इन द एरिया देन रिमूव एंड impose highly restriction of this industry. Impose highly restriction of the industry. This is called de-industrialization. The aim was to make a market for the finished good and sources of raw material the industry. इनका मेन मकसद क्या था? कि रॉ मटेरियल्स को इंडिया इंग्लैंड को प्रोवाइड करे और इंग्लैंड वहां से बनी हुई फिनिशिंग गुड्स इंडिया एक्सपोर्ट करे। तो ये 2 रिलेशंस उनके अंदर डेवलप करने का मेन फीचर था उस समय की। ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी के फीचर्स भी थे। सेकंड फीचर से द इंडियन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन। जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, आपको पता है कि ढाका की मलमल सारी वर्ल्ड में फेमस थी, पैठन की साड़ी सारी दुनिया में फेमस थी, बनारस की शालू पूरे वर्ल्ड में फेमस था। लेकिन अब जो बातें निकल के आ रही है, अंग्रेजों ने इस इंडस्ट्री को क्या कर दिया है? डिक्लाइन कर दिया है, उसको नष्ट करने के, उसको इम्पोज हैवी रिस्ट्रिक्शन।
and impose heavy taxes about this industry. So this is important now. So this is the Indian traditional handicraft industry decline, and the Indian goods lost their domestic and international market. सीधी बात है भाई, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट, ये वर्ड के मीनिंग जरा समझ लेना। डोमेस्टिक मतलब देसी मार्केट, जो अपने देश में प्रोडक्ट हुई चीज को हम देसी मार्केट कहते हैं। और इंटरनेशनल डिमांड क्या होता है कि बाहर से जो चीजें हमारे गुड्स के लिए मांग जाती है। जैसे आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में टी और कॉफी हम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट करते, तो दुनिया के सारे देश हमसे वो प्रोडक्ट मांगते हैं। तो वहां से जो उठी हुई डिमांड है उसको हम इंटरनेशनल डिमांड कहते हैं। और डोमेस्टिक मार्केट देश में, जैसे तुम दुकान पे गए और दुकान पे कोई कपड़ा खरीदा है, जैसे आपने दुकान पे गए हो और दुकान पे जाके कोई कपड़ा खरीदा, आपने सब्जी खरीदी, आपने जो भी चीजें खरीदी है, वो सारी चीजें क्या में आती है? डोमेस्टिक मार्केट में आती है। और जो इंटरनेशनल डिमांड है वो बाहर से जो चीजें अपने देश की चीजों के लिए आती है उसको हम इंटरनेशनल डिमांड्स कहते हैं। और ये दोनों क्या हुआ, जब देश में प्रोडक्शन ही नहीं बचा तो इंटरनेशनल डिमांड कहाँ से बचेगी? तो एक्चुअली ये दोनों चीजें क्या हुई? डिक्लाइन। सो दो चीजें समझ में आई, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सेकंड थिंग इज डोमेस्टिक मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट इज अ डिक्लाइन due to impose high taxes and high restriction imposed by British government to the Indian traditional market. Third, Indian growth of modern industries was very slow of India. जो हमारी ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी वॉज वेरी स्लो इन इंडिया, क्योंकि उसमें कोई प्रोग्रेस वाली कोई बात ही नहीं थी। तो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज वॉज वेरी स्लो इन इंडिया एंड द गवर्नमेंट डिड नॉट टेक एनी स्टेप ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने तो कोई स्टेप ही नहीं लिया उसको डेवलप करने का। मतलब थर्ड है, पहला डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा प्रोसेस हमने पढ़ा है कि उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस लाई और इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट लॉस हुई, उनका ग्रोथ में कोई हाथ नहीं था। एंड गवर्नमेंट डू नॉट टेक एनी स्टेप ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए किसी भी प्रकार के एक्शन उन्होंने नहीं ली। द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज लिमिटेड टू रेलवे, गवर्नमेंट पावर जनरेशन एंड कम्युनिकेशन एंड पोर्ट। पोर्ट जो उस समय 4 पोर्ट थे, मुंबई, मद्रास, कोलकाता, हुबली, ये सारी चीजें जो थी उस समय डेवलप्ड हो चुका था, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड था। पावर जनरेशन इज वेरी लिमिटेड, केवल उनकी जरूरत के लिए पावर जनरेशन करना था, उसके लिए ज्यादा उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। पब्लिक सेक्टर बहुत ही कम लिमिटेड में उन्होंने डेवलप किया, जहां पे जरूरत थी। जैसे पब्लिक सेक्टर में रेलवे आती है, रेलवे, रोडवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट, ये सब चीजें जो डेवलप की गई थी उसका जो रेशो था वो बहुत ही लिमिटेड था। The capital goods industries do not come off in India. We have the imports of all machines, tools and from. कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, जो कैपिटल के लिए जो गुड्स लगती थी वो गुड मतलब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जो कैपिटल प्रोडक्ट करती थी। आपको पता है कैपिटल गुड मतलब आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री एक बहुत जरूरी कैपिटल प्रोडक्ट करती है, उस इंडस्ट्री को डी नॉट कम ऑफ इंडिया। ऐसी इंडस्ट्री जो कैपिटल क्रिएट करने वाली इंडस्ट्री इंडिया में डेवलप नहीं हो पाई और ना ही वो अपने देश में कोई इंडस्ट्री लगा पाए। We had to import all machine and tools from. हमने क्या कर दिया है, जितने भी टूल्स और जितने भी मशीनरी लगती थी वो बाहर के देशों से हम क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे फ्रॉम इंग्लैंड, है ना। तो क्या दो चीजें आप देखते हैं। अब हमने इसमें देखा कि हमारी इंडिया की पॉलिसी 4-5 पॉइंट में आपने देखा था, फ्रॉम इंग्लैंड है, वर्ड रह गया है इंग्लैंड, है ना, फ्रॉम इंग्लैंड। तो हमने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन द इंडस्ट्रियल एंड इंटरनेशनल मार्केट, growth of modern industry is very slow and the role of public sector are very limited,
रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट वगैरह सब चीजें आती है। कैपिटल जो बनाने वाली इंडस्ट्री वो इंडिया में नहीं आई थी। ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, बी लर्न इट। आपको अच्छे से लर्न करना है, समझना है और उसको एग्जाम में भी लिखना है। ये पॉइंट आप इस्तेमाल कर सकते हो एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है और बहुत मायने करता है कि फैक्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, कॉटन एंड विलेज इंडस्ट्री, क्यों इंडिया में डिक्लाइन हुई उसके बारे में बात करते हैं। सो 2 पॉइंट्स याद रखना, एक तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी और दूसरा कंपटीशन फ्रॉम द ब्रिटिश गुड। तो 2 चीजें हुई, एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी और कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश गुड। इस 2 कारणों की वजह से इंडिया की जो कॉटन एंड विलेज इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह से बर्बाद हुई। अब विलेज इंडस्ट्री का क्या मतलब है भाई? आप देखते हो गांव में सुनार था, लोहार था, गांव में बनाने वाला बुनकर था, मतलब जो वीवर्स बोलते हैं आप उसको, वीवर्स था, खासकर डायर, कलर, फीजर, ये सारी चीजें जो गांव में डेवलप्ड हुई थी, गांव की जरूरत गांव में ही पूरी हो जाती थी, उसको हम विलेज इंडस्ट्री कहते हैं। उसका दूसरे गांव से बहुत कम संबंध आता था क्योंकि गांव की जरूरत जो बनाने वाली सारी चीजें गांव में डेवलप्ड हो चुकी थी और एक कल्चर डेवलप्ड हुआ था, विलेज कल्चर। लेकिन जब अंग्रेज लोग आने के बाद विलेज कल्चर पूरी तरह से डिमोलिश हो गया। तो क्या चीजें थी उसके बारे में बात करता है। पहले द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, द ब्रिटिश गवर्नमेंट imposed heavy taxes duty on the Indian goods. The British government imposed heavy import duty on Indian goods. The raw material was exempted was export duty. कितना अजब है। एक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑफ इंडियन गुड्स, जो अगर इंडियन गुड्स कोई बनता है, इंडियन गुड्स अगर तैयार है, गुड्स फाइनल इंडियन गुड्स है, तो उसके ऊपर बाहर जाने के लिए बहुत हाईली टैक्स लगा देना। और इंडिया का जो रॉ मटेरियल जो इंग्लैंड जाने वाला है, रॉ मटेरियल जो इंग्लैंड जाने वाला है, उसके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं लेना। इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। मतलब इंडिया की बनी गुड्स के ऊपर हेवी टैक्स लगाना और इंडिया का रॉ मटेरियल जो बाहर जा रहा है उसके लिए कम, मतलब बाहर जो इंग्लैंड जा रहा है, स्पेशली इंग्लैंड जा रहा है, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाना है। और अगर इंग्लैंड से बनी हुई चीज भारत में आ रही है तो उसके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं था, नो कस्टम ड्यूटीज था। तो इसकी वजह से वो जो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी कहते हैं, मतलब केवल ब्रिटिश के लिए हेल्पफुल होने वाला, जो खासकर ब्रिटिश के लिए जो हेल्पफुल होने वाली चीजें थी वो उन्होंने इस्तेमाल की थी। कंपटीशन फॉर ब्रिटिश गुड, क्योंकि अभी यहाँ कंपटीशन किसका आता है? उन्हें हैंडमेड गुड्स एंड मशीन मेड गुड्स। मशीन मेड गुड्स इंग्लैंड से आने वाली गुड्स थी और हैंडमेड गुड्स इंडिया में बनने वाली गुड्स थी। क्योंकि हैंडमेड गुड्स का वो फिनिशिंग मशीन में बनी हुई गुड्स का फिनिशिंग से बहुत अलग था। तो इसकी वजह से वो डिफरेंस जो चीजें आ रही है, वो डिफरेंस चीजें उसमें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रही थी। और इसी को कंपटीशन करते हुए हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जो वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पे थी, वो पूरी तरह से डिक्लाइन हुई। लॉस ऑफ इंटरनेशनल डिमांड, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यूरोपियन कंट्रीज मेड द लॉ प्रिवेंट एंट्री ऑफ इंडियन गुड्स टू मार्केट, देयर इम्पोज ऑफ हैवी इंपोर्ट ड्यूटी ऑन इंडियन गुड्स, सो द गुड्स लॉस देयर इंटरनेशनल मार्केट। कितना आसान है ना। मतलब क्या हुआ, कोई भी समझ सकता है भाई। जब अपने देश की बनी हुई चीज, मैं एग्जांपल देता हूँ, एक आपने घड़ी बना ली या घड़ी बना ली और वो घड़ी है 100 रुपए की, आपने बोला है कि इसकी प्राइस 100 रुपया है। अब ब्रिटिश लोग क्या कह रहे हैं कि उसके ऊपर आपको 50 रुपए टैक्स देना है। तो आपने बनाई हुई घड़ी 100 रुपए में इंटरनेशनल मार्केट में बिकनी चाहिए थी। अब वो कितने में बिक रही है? आपकी बनाई हुई गुड्स 100 रुपीज और आपके ऊपर लगाया टैक्स 50 रुपीज। तो अब बना कितना? 150।
मतलब आप जो 100 रुपए में इंटरनेशनल में चीजें बेचने वाले हो, उसको आप 150 में आप बाहर बेचना पड़ेगा, क्योंकि 50 रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से जो चीजें हुई है वो काफी दर्दनाक चीज थी, और इसी के कारण हमारी इंडियन मार्केट पूरी तरह से डिक्लाइन हुई। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। अभी हुआ क्या है कि जो मिडिल क्लास इमर्ज हुआ, तो उन्होंने अंग्रेजी वगैरह सीख ली, तो उनका एक अलग ग्रुप डेवलप्ड हुआ इंडिया में। जो इंग्लिश बोलने वाले लोग थे, इंग्लिश की कल्चर को एक्सेप्ट करने वाले लोग थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, जो हमारी जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, उस इंडस्ट्री को उन्होंने क्या कर दिया, उनसे कपड़े लेना बंद कर दिया, उन्होंने किसी भी तरीके से खरीदना ही बंद कर दिया, क्योंकि वो अंग्रेजों की तरह उनकी लाइफस्टाइल बनाना चाहते थे। तो इंग्लैंड के लिए तो ये तो एक मार्केट का बहुत अच्छा जरिया बना, उन्होंने एक क्लास क्रिएट किया, यहाँ पे एक मिडिल क्लास क्रिएट किया। वो मिडिल क्लास जो इंग्लिश जानता था, वो मिडिल क्लास जो इंग्लिश की कल्चर्स को जानता था, वो मिडिल क्लास जो उनकी की तरह रहन सहन रहना चाहता था। तो उन लोगों ने अपनी डिमांड बदल के इंग्लैंड से बनी हुई इंपोर्टेड गुड्स को अपनाना शुरू कर दिया। ये एक बहुत बड़ा पैटर्न डेवलप हुआ, वेस्टर्न कल्चर हुआ, और इसकी वजह से इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरह से डिक्लाइन हुई। Then introduction of railway. The railway network helped British take their goods even the interior part of India. Thus the goods were faced competition every remote areas. रेलवे का डेवलप जरूर हुआ, लेकिन रेलवे केवल रॉ मटेरियल्स और उसके आर्मी को ले जाने के लिए ही डेवलप की गई थी कि कहीं से रिवॉल्ट हो और उसको दबाने में उसको हेल्प हो। रिवॉल्ट को सप्रेस करने में रेलवे का बहुत इस्तेमाल यहाँ के ब्रिटिश लोगों ने किया है। लॉस ऑफ पेट्रोन्स, द एंड ऑफ द किंग नवाब रिजल्ट लॉस ऑफ पेट्रोन्स ऑफ द हैंडीक्राफ्ट। पेट्रोन का मतलब क्या होता है? पेट्रोन का मतलब होता है कि जो हमें, मान लो आपके कभी राजा के दरबार में कभी गए तो वहां पे मोची रहता था, या उसको कलाकार था, या आर्ट प्लेयर्स थे, या कोई मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार था, तो उनको राजा हमेशा अपने पास रख के उसको पैसे देता था, पेमेंट देता था, उनका घर गृहस्थी चलती थी, और उन लोगों को एक राजाश्रय मिलता था, मतलब राजा का आश्रय मिलता था। लेकिन अब हुआ क्या, ये सब समस्या ये आ रही कि नवाब ही लोगों के सारी सत्ता अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले ली, नवाबों को कोई पैसा ही नहीं दिया, या नवाबों को उनकी वो चीजें अधिकार सब निकाल दी, तो नवाब लोगों को अब उन कलाकारों की, आर्टिस्ट की, कला किसी की भी जरूरत महसूस नहीं हुई, और तब जाके उनको भी साथ छूट गया, और लाखों लोग इन सभी समस्या से वो बेरोजगार हो गए। फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल, अभी मैंने आपको जो वही चीजें बता रहा हूँ। फॉरेन ट्रेड्स में क्या होता है कि ब्रिटिश ओन मोनोपोली वो इंडिया फॉरेन ट्रेड ऑफ परसुइंग द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, ऑलरेडी बता चुका हूँ। द टैरिफ पॉलिसी मेड इंडियन एक्सपोर्ट कॉस्टलियर एंड इंटरनेशनल डिमांडिंग ड्रास्टिकली, ऑलरेडी 2 पॉइंट एक्सप्लेन हुए। Export and import transaction were restricted only to India and Britain. Okay, और इंडिया और ब्रिटेन के दरमियान की अब इंटरनेशनल मार्केट होगा, बाहर किसी भी देश को एंटर करने के लिए ब्रिटिश लोगों ने मना कर दिया था। ये एक फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, आप तीनों पॉइंट उसमें नोट कर सकते हो। फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल में कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट आपको 3 पॉइंट उसमें मानने पड़ेंगे। एक, इंडियन एक्सपोर्ट बास्केट ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल कंप्रोमाइज मेनली प्राइमरी प्रोडक्ट लाइक शुगर, जूट, सिल्क, जो प्रोडक्शन है हमारा ना, शुगर, जूट, सिल्क, एंड द इम्पोर्ट ऑफ कंप्रोमाइज फिनिश कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन, वुलन, क्लोथ्स फ्रॉम द ब्रिटेन। ये जो चीजें थी ना, इंडिया एक्सपोर्ट बास्केट ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल कंप्रोमाइज मेनली प्राइमरी प्रोडक्ट। क्या होता था, इंडिया ब्रिटेन को क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता था? चीजें देखिए, शुगर, जूट, सिल्क, एंड इंपोर्ट क्या करता था उनसे? फिनिशिंग गुड, कॉटन, वुलन, क्लोथ फ्रॉम ब्रिटेन। कितनी मजे की बात है, मतलब हम अब केवल उनकी एग्रीकल्चर की जरूरत को पूरा करने के, मतलब प्राइमरी जो जरूरी है, अनाज की जरूरत है, शुगर, जूट, सिल्क वगैरह, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाले हम देश बन गए, और उन्हें तो बस ये चांस ही मिल गया, और उन्होंने तो वुलन, क्लोथ वगैरह सब वहां से बनी हुई चीजें इंडिया में एक्सपोर्ट होती थी।
जब सुएज कैनल अपनी वर्ल्ड में आया तो उनसे मात्र एक और सुएज कैनल जैसे आया तो इंडिया में, आप पहले क्या होता था आपको मालूम है, वास्को डी गामा अपने इंडिया में आया था और उन्होंने क्या कर दिया था, पूरे केप ऑफ गुड, अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करते हुए गोवा के पास झामोरिन राजा गोवा में उतरा था और गोवा में झामोरिन राजा ने उसका स्वागत किया था और वहीं से ब्रिटिश लोग आए थे। ये आया था पर ये रूट बहुत लंबा था। अब सुएज कैनल होने से क्या हो गया कि यूरोप, भूमध्य सागर मतलब जो मेडिटरी सी, रेड सी एंड ज्वाइन द अरब सी, तो ये सीधे 3 रूट से जुड़ने के बाद मुंबई एक मेन सेंटर बना और वहीं से वो माल एक्सपोर्ट करने लगे। इससे मात्र काफी जबरदस्त व्यापार में उछाल आया और अंग्रेजों के लिए आसान हुआ। The generated from the foreign trade used to administrative and purpose of Britain to spread the colonial power leading to your Indian wealth to Britain. इंडिया की जो वेल्थ थे ना, वो वेल्थ को ट्रांसफर करने के लिए उन्हें इसका काफी हेल्प हुई। तो 3 चीजें हुई, ठीक। फॉरेन ट्रेड के कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि द ब्रिटिश इम्पोज मोनोपोली वन द फॉरेन ट्रेड मोर देन वन ऑफ हाफ ऑफ देयर ब्रिटेन और ट्रेडिंग पावर ऑफ चाइना, श्रीलंका, पर्शिया। उस समय की बात कर रहा हूँ जब चाइना, श्रीलंका, पर्शिया से हमारा ट्रेडिंग चलता था। बिफोर द कॉलोनियल पीरियड इंडिया वॉज मेजर एक्सपोर्टर फिनिश गुड। उस समय जो ब्रिटिश लोग आने से पहले हम फिनिशिंग गुड्स का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे। ब्रिटिश रूल कन्वर्टेड जब आया तो इंडिया एक्सपोर्टर रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टेड ऑफ द फिनिशिंग गुड। एक समय हम बहुत हाईली एक्सपोर्टर थे, बाद में हम हाईली इंपोर्टर ऑफ द फाइनल गुड्स बने। India exported primary product raw silk, cotton, sugar, jute, imported cotton, silk, jute, other capital goods, and Indian balance of trade was favorable. उस समय की इंडिया का बैलेंस ट्रेड बहुत ही फेवरेबल था। बैलेंस ट्रेड का मतलब समझ रहे, यहाँ से कोई माल जाता ही नहीं था, कोई एक्सपोर्ट वाली चीज जो थी वहां पे। जब एक समय था कि इंडियन बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज फेवरेबल, देयर वाज एक्सपोर्ट सरप्लस। जब इंडिया, एक समय की बात है जब ब्रिटिश लोग आने से पहले हमारा जो बीओपी था, बैलेंस ऑफ पेमेंट था। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट 10 रुपए का, इंपोर्ट 5 रुपए का है तो वो फेवरेबल माना जाता है। अब उस समय की बात है कि जब इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा चीजों का करता था और इंपोर्ट कम चीजों का करता था, लेकिन ब्रिटिश लोग आने के बाद ये उल्टी कंडीशन हो गई। द एक्सपोर्ट सरप्लस वाज नॉट डीड अ गोल्ड एंड सिल्वर इंडिया, इट डिड नॉट बेनिफिट इंडिया बिकॉज द सरप्लस वाज मेंटेन टू ऑफिस सेट अप कॉलोनियल गवर्नमेंट ब्रिटिश टू मीट द वॉर एक्सपेंडिचर एंड इंपोर्ट इनविजिबल आइटम। कुछ चीजों के बारे में इंडिया बैलेंस ट्रेड के बारे में बात कहता है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखते हैं, हमारे देश की जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, आप जानते हो किस तरीके की डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी, लोगों का जीना किस तरीके से हाल में था। तो एक 3 मार्क का क्वेश्चन आता है ओवरऑल। उस समय की 16% फीमेल लिटरेसी वाज 7%। देखो टू ओवरऑल इंडिया की जो लिटरेसी रेट था उस समय कितना था, 16% था। 16, जान रहे हो, 100 में से 16%, मतलब 84% पूरी आबादी अनलिटरेट थी, उनको तो पढ़ने लिखने का कोई अधिकार ही नहीं था। और उस समय महिलाओं की बात करते हो तो केवल 7% ही महिलाएं पढ़ती थी, बाकी तो 93% महिलाएं पढ़ती ही नहीं थी। उस समय की बात कर रहे। डेथ रेट वॉज वेरी हाई ड्यू टू इंडिकेट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। क्या होता था कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल ही थी नहीं। जब पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल थी नहीं तो किस बात की बात हो रही है भाई। जब पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी नहीं है तो हाई डेथ तो रहेगा। और उस समय तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, आप जानते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है। एक बच्चा जन्म लेने से 1 साल में अगर उसकी डेथ होती है, बच्चा जन्म लेने के बाद बाय बर्थ ऑफ विद इन 1 ईयर टू डेथ ऑफ द पीपल्स, एक बच्चा 1 साल के अंदर जन्म लेने के बाद एक्सपायर होता है तो उसको हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं। 1 साल के अंदर, याद रखना, भूलना नहीं, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। और उस समय कितना था,
218, 1000 बच्चों के पीछे 218 बच्चे एक साल की जिंदगी भी पूरी नहीं कर पाते थे। ये बहुत बड़ी बात है। इन्फेंट मोर्टेलिटी वॉज नियर अबाउट 218 पर 1000। लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस समय की जो थी इज वेरी लो, 44 years। लार्ज सेक्शन ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ वॉज वेरी लो। जो जीवन जीने की प्रत्याशा वो 32 है, बुक में दिया हुआ, यहाँ पे 44 दिया है, उसको थोड़ा सा करेक्ट करके 32 करें कि अपने एनसीईआरटी बुक में 32 दिया है, यहाँ पे अभी रिसेंटली हमारी 44 है। हमारी जो अभी बेसिकली एवरेज का निकालते हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो इंडिया की 44 है, वहाँ की जब उस समय की ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड की 32 years थी। ओके, याद रखना। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर एक्सट्रीम पॉवर्टी। और जब पढ़े लिखे लोग नहीं तो बहुत सारी बातें आपको समझ में आएगी, पॉवर्टी के नीचे लोग थे। 1921 को हम ग्रेट डिवाइडेबल ईयर्स मानते हैं। मालूम है आपको? द ईयर्स ऑफ ग्रेट डिवाइडेड इज कंसीडर ऑफ द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइडेड। 1921 इज अ ग्रेट डिवाइडेबल ईयर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। महाविभाजन वर्ष माने जाते हैं। महाविभाजन मतलब क्या होता है? 1921 में ऐसी क्या कंडीशन हो गई थी कि इंडिया की पॉपुलेशन माइनस ग्रोथ पे चली गई थी? व्हाट इज द रीजन? रीजन था एपिडेमिक, जो बहुत ही हाईली एपिडेमिक आया था। दूसरी चीज थी कि पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया फ्लरिशिंग एंकरेजिंग वन सेंसस, एक सेंसस हुआ था उस समय, एंड डिक्रीजिंग अदर। आफ्टर 1921 the population never decreased। 1921 में पॉपुलेशन डिक्रीज हुई थी, इसका दो रीजन था। एक तो सबसे पहला महत्वपूर्ण रीजन था पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कॉटन इंडस्ट्री, पश्चिम बंगाल में कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बहुत तेजी के साथ अंग्रेजों ने जबरदस्ती से बढ़ाया। इससे क्या हुआ कि फूड प्रोडक्शन पूरी तरह से लेस रहा। दूसरे साल जो 1920 आया, उस साल में देखो 18 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। 18 ईयर तक तो कोई 4 साल तक खासकर प्रोडक्शन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया, क्योंकि युद्ध में पूरी तरह से प्रशासन लगा हुआ था। 1919 आया, उस समय देश की जो खासकर इकोनॉमी, उस समय की इकोनॉमी और देश में मूवमेंट चलने लगी थी। आपको रॉलेट एक्ट वगैरह याद होगा, तो 1921 में बना था। उस समय देश की पूरी जो लोग थे अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट डेवलप की थी। कमर्शियलाइजेशन डेवलप किया गया था, और कमर्शियलाइजेशन की वजह से फूड प्रोडक्शन पूरी तरह से माइनस में रहा, और फूड प्रोडक्शन हुआ नहीं। दूसरी चीज, उसमें तो आने वाली चीजें लोगों को जरूरत पूरी नहीं हो पाई, तो हजारों के हजारों लोग उसमें मारे गए। हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, स्मॉल पॉक्स बहुत तेजी के साथ फैल गया था, इससे लोगों को प्रॉब्लम हुई। और बरसात ही उस समय 1990 टू 1920 2 साल तक भारत में बरसात ही मतलब मानसून पूरी तरह से हुआ नहीं, मानसून बहुत लेस रहा। इसकी वजह से पूरे देश में एक अकाल सी आई और लाखों लोग भूखे मर गए, या उनको हेल्थ की फैसिलिटी ना मिलने की वजह से मर गए। इसकी वजह से इंडिया में पॉपुलेशन 1921 में डिक्लाइनेशन हुआ। लेकिन उसके बाद 1921 में जो हमारी 32 करोड़ आबादी थी उस समय की, आज हमारी 135 करोड़, तो हमारी तब से आज तक कभी रुकी ही नहीं है। तो दिस इज ओवरऑल पार्ट ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। आप लर्न करें। 1921 वाला एग्जाम्पल 100% पूछा जाता है। ग्रेट डिवाइडेबल ईयर्स क्यों हैं, क्या रीजन है उसके बारे में बात होती है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ें, डेमोग्राफिक प्रोफाइल को समझ लें, इंडियन फॉरेन ट्रेड को अच्छे से लर्न करें, फॉरेन ट्रेड को समझ लें, फॉरेन ट्रेड ब्रिटिश रूल में कैसे काम करता था वो भी बात करें, एंड लॉस ऑफ किन किन चीज़ों में जो फैक्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबल डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रियल हैंडीक्राफ्ट ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में अच्छे से पढ़ें, एंड ग्रोथ ऑफ जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके क्या क्या मुद्दे थे वो बात को समझ लें, और इंडस्ट्रियल सेक्टर के 2 मोटिव क्या थे उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग कर ले। ये सारे पॉइंट्स है। इसके साथ आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा, उस असाइनमेंट को आप एनसीईआरटी बुक के थ्रू लिख सकते हो, या संदीप गर्ग की इंडियन इकोनॉमी की बुक आप इस्तेमाल कर सकते हो। तब तक के लिए आप इसके पढ़िए। सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट हम कल देखेंगे।